ये कहानी उन मासूम लड़कियों की है जो अपने सपनों की तलाश में मौत के जाल में फंस गई। 2003 से 2009 के बीच कर्नाटक के 5 जिलों में एक के बाद एक लड़कियों की लाशें मिलीं। कभी बस स्टैंड के शौचालय में तो कभी होटल के शौचालय में। हर जगह एक ही खौफनाक मंजर था। सबसे रहस्यमय बात ये थी कि शौचालय का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो फिर कौन था वो दरिंदा जिसने इतनी लड़कियों की जान ली? इतनी सारी लड़कियों को जान से मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा था, या फिर किसी की पुरानी नफरत का परिणाम, या फिर इन मौतों में छिपा है कोई ऐसा राज जिसे जानकर रूह कांप उठे? इन सारी मौतों के पीछे एक ही नाम छुपा था, साइनाइड मोहन। यह कहानी है साइनाइड मोहन की, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपने शिकार को इतनी चालाकी से फंसाया कि पुलिस को भी सालों तक उसकी सच्चाई समझ नहीं आई। साइनाइड मोहन आखिर कैसे उसने प्यार का झूठा सपना दिखाकर इतनी मासूम लड़कियों की जिंदगियों को बेरहमी से ख़त्म कर दिया? तो चलिए इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। 6 अप्रैल 1963 को कर्नाटक के कन्याना गांव में मोहन कुमार का जन्म हुआ। वह एक साधारण परिवार से था। उसने कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे शिरडी के एक प्राइमरी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक की नौकरी मिली। यहीं से उसकी ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया जो उसे गुमराह और डरावने रास्ते पर ले जाने वाला था। स्कूल में पढ़ाते समय उसकी मुलाकात अपनी ही क्लास की एक लड़की मेरी से हुई। वह उस समय केवल 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। मोहन ने मेरी से प्यार करना शुरू किया और उसकी 18 साल की उम्र तक इंतज़ार किया। 1987 में उसने मेरी से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसने मेरी पर अपना धर्म बदलकर हिंदू बनने का दबाव डालना शुरू किया। जब मरी ने धर्म बदलने से इनकार किया तो मोहन ने उसे तलाक दे दिया। तलाक के कुछ ही साल बाद 1990 में उसने दूसरी शादी की मंजुला नाम की एक महिला से। मोहन कुमार स्कूल में विज्ञान और गणित पढ़ाता था। अक्सर अपने छात्रों और सहकर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार करता था। कई बार उसे इन हरकतों के लिए चेतावनी दी गई, लेकिन उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। एक दिन उसने एक महिला को नदी में धकेल दिया। महिला किसी तरह बच गई, लेकिन मोहन पर हत्या के प्रयास का गंभीर आरोप लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इसके बाद स्कूल ने उसे नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद वह 1 महीने के अंदर ही जेल से रिहा हो गया। जेल के गेट के बाहर खड़े मोहन के चेहरे पर न कोई अफसोस न कोई डर। उसके मन में अब बस एक ही ख्याल था, अगले कदम को और भी परफेक्ट बनाना। जेल मोहन के लिए सज़ा नहीं बल्कि एक स्कूल बन चुका था। यहाँ उसने नए नए तरीके सीखे, अपनी गलतियों को समझा और अगली बार अपने शिकार को और भी चतुराई से फंसाने की योजना बनाई। मोहन को यकीन था कि उसकी अगली शिकार यहीं कहीं छुपी हुई है। उसकी निगाहें भीड़ के बीच उन चेहरों को ढूंढती थीं, अकेली, टूटी हुई या जिंदगी से हार मान चुकी लड़कियों के चेहरे। मोहन शहर के अलग अलग इलाकों में घूमता है। मोहन की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बात करने की कला। उसके मुंह से सहानुभूति भरे शब्द सुनने के बाद कोई भी लड़की उस पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाता था। जब वह लड़की उसके प्यार में पूरी तरह डूब जाती तो मोहन अपने मीठे शब्दों से एक ख्वाब बुनता। वह उनसे शादी का सपना दिखाता, एक खूबसूरत घर, एक नई जिंदगी और खुशियों से भरा भविष्य। टूटी हुई और अकेली लड़कियों के लिए यह ख्वाब किसी जादू की तरह था, जिसे पाने के लिए वे अपने परिवार, अपनी जिंदगी तक छोड़ने को तैयार हो जाती। उसके झूठे प्यार और सुनहरे ख्वाबों पर भरोसा कर वह अपने सारे सपने, गहने और घर परिवार को छोड़कर उसके साथ भाग जाती। मोहन के लिए यह उसकी सबसे बड़ी जीत होती और लड़की के लिए एक नई मुसीबत की शुरुआत। मोहन लड़की को किसी होटल में लेकर जाते हैं। होटल के कमरे में अपने मीठे और विश्वास दिलाने वाले शब्दों से लड़की की गहने उतरवाता, फिर बड़ी मासूमियत और गंभीरता से कहता, शादी से पहले गहनों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इन्हें यहीं सुरक्षित रख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसकी बातों में इतना विश्वास और भरोसा होता कि लड़की बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात मान लेती। उसके बाद मोहन कुमार युवतियों के साथ एक होटल में रात गुजारता था। रात गुजारने के बाद मौका मिलते ही वह लड़की को बस स्टैंड में ले जाता था और उसके हाथ में गर्भ निरोधक दवा के नाम पर साइनाइड मिला हुआ कैप्सूल पकड़ा देता। वह बड़ी सफाई से लड़की को समझाता, इसे पास के शौचालय में जाकर खा लेना,
क्योंकि इसे खाने के बाद तुम्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। लड़की उसकी बातों पर भरोसा करके बिना कुछ सोचे समझे कैप्सूल खा लेती। साइनाइड के असर से कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती। इसके बाद मोहन कुमार होटल लौटता, लड़की के गहने और बाकी कीमती सामान उठाता और वहां से फरार हो जाता। मोहन कुमार हर हत्या के बाद न केवल लड़की के गहने और सामान चुराता, बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन भी अपने पास रखता। लेकिन उसके लिए यह फ़ोन सिर्फ एक चीज़ नहीं था, बल्कि उसकी अगली शिकार को फंसाने का हथियार था। वह उसी फ़ोन का इस्तेमाल कर अगली लड़की से संपर्क करता। फ़ोन की स्क्रीन पर दिखने वाले परिचित नंबर और मोहन कुमार की मीठी, भरोसा दिलाने वाली आवाज़ का जादू ऐसा होता कि लड़की बिना किसी शक के उसकी बातों में फंस जाती। मोहन कुमार बड़ी चालाकी से उसकी ज़िंदगी में दाखिल होता, धीरे धीरे उसका विश्वास जीतता और फिर वही खौफनाक खेल दोहराता। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा डरावनी थी वह यह कि जिस नंबर से वह मोहन कुमार से बात कर रही है वह किसी और लड़की की आखिरी निशानी है। बस स्टैंड के शौचालय में एक के बाद एक युवतियों की लाशें मिल रही थीं और हर बार मौत का तरीका एक जैसा था। लेकिन पुलिस के लिए इन घटनाओं का कोई मायने नहीं था। बिना कोई ठोस सबूत के पुलिस ने इन्हें आत्महत्या का मामला मानकर फाइलें बंद कर दी। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक एक और रहस्यमय घटना ने सबको चौंका नहीं दिया। 19वीं रहस्यमयी मौत के दौरान 22 साल की अनीता अचानक गायब हो गई। अनीता के परिवार का आरोप था कि वह किसी दूसरे समुदाय के लड़के के साथ भाग गई है। अनीता की गुमशुदगी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। देखते ही देखते थाने के बाहर करीब 150 लोग जमा हो गए। उनकी आवाज़ें गुस्से और आक्रोश से गूंज रही थीं। वे चिल्ला चिल्ला कर मांग कर रहे थे कि अनीता को जल्द से जल्द खोजा जाए और उसके परिवार को सौंपा जाए। भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने पुलिस को धमकी दी कि अगर अनीता को ढूंढने में देरी हुई तो वे थाने में आग लगा देंगे। जनता के इस गुस्से ने बंतवाल थाने की नींद उड़ा दी। अब पुलिस के पास और कोई चारा नहीं बचा। आखिरकार जनता के दबाव और बढ़ते आक्रोश ने पुलिस को मजबूर कर दिया कि वे इस बार मामले को गंभीरता से लें। अधिकारियों को एहसास हो गया कि अगर इस बार भी उन्होंने लापरवाही बरती तो हालात उनके काबू से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल यह था, क्या यह दबाव पुलिस को अनीता तक पहुंचा पाएगा या यह मामला भी पिछले मामलों की तरह अधूरा रह जाएगा? जांच की शुरुआत अनीता के घर की लैंडलाइन कॉल रिकॉर्ड्स से हुई। पुलिस को एक ऐसा रहस्यमय नंबर मिला जिस पर अनीता अक्सर देर रात तक लंबी बातचीत करती थी। लेकिन जैसे ही उस नंबर की असली मालिक का पता चला, मामला और उलझ गया। वह नंबर एक और युवती का था जो पहले ही गायब हो चुकी थी। इन नंबरों का पीछा करते हुए पुलिस धनुष नाम के एक किशोर तक पहुंची, जिसके पास गायब युवती कावेरी का फ़ोन मिला। धनुष ने बताया कि यह फ़ोन उसे उसके काका मोहन कुमार ने दिया था। जब पुलिस ने मोहन को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। मोहन ने 32 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। इस खतरनाक खुलासे ने पुलिस और इलाके को हिलाकर रख दी। दिसंबर 2013 में मैंगलोर की अदालत ने मोहन कुमार को 3 महिलाओं की हत्या और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। हालांकि 2017 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस कहानी का अंत हमें एक गहरी सीख देता है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और सच का साथ देना ही हमारी जिम्मेदारी है। अनीता और उन जैसी कई मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बचाने के लिए हमें जागरूक रहना होगा और अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए एकजुट होना होगा। याद रखें, चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।